स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। बच्चों, आप लोगों ने जनरली फ़ैन में या कूलर में, ठीक है, और भी सारी डिवाइसेस में, जैसे टीवी है, आपका फ्रिज है, एसी है, इन सब में भी एक कंडेंसर लगा होता है, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं कंडेंसर। फ़ैन का चलना धीरे हो गया तो हम कहते हैं कंडेंसर बदलवा दीजिए। ये कंडेंसर ही आज की डेट में जो हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं यही है। बहुत पुराने टाइम पे हम लोग कैपेसिटर को कंडेंसर बोलते थे। बच्चों, ये जो कंडेंसर है ये करता क्या है, या हम ये कहें कि ये कैपेसिटर करता क्या है। तो कैपेसिटर स्टोर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज। कैपेसिटर क्या करता है, कुछ चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी। और स्टोर कोई भी चीज़ हम क्यों करेंगे भाई? स्टोर कोई भी चीज़ हम इसलिए करेंगे कि फ्यूचर में जब उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो हमको वहाँ से मिल जाए। तो कैपेसिटर में जो हम चार्ज को स्टोर करते हैं, कंडेंसर में जो हम चार्ज को स्टोर करते हैं, वो किस काम में आता है? वो जब फैन को ऑन करते हैं या कोई भी डिवाइस ऑन करते हैं, ऑन करते समय हमको पता है किसी भी डिवाइस को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमको पता है रेस्ट में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और मोशन में आने के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो जाती है। तो किसी भी डिवाइस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस समय क्या होता है कि उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो कंडेंसर लगा होता है, ये जो एनर्जी को स्टोर कर चुका होता है, ये क्या करता है, उस एनर्जी को प्रोवाइड कर देता है, सडन एनर्जी एक दे देता है, और फैन अपनी स्पीड पकड़ लेता है। फिर कंडेंस इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो जाता है, फिर ये चार्ज होके अपनी एनर्जी को इकट्ठा रखता है। फिर आपने फैन बंद किया, फिर आपने फैन ऑन किया, फिर से वो क्या करेगा, स्टार्ट होते समय फिर से एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, फिर से थोड़ी देर में वो एनर्जी को अपना फिर से स्टोर कर लेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। तो है क्या कि जब फैन स्टार्ट होता है तो लार्ज अमाउंट में जो एनर्जी चाहिए वो कौन देता है? कंडेंसर। हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज़ को जब आप स्टोर करते हैं तो फ्यूचर में उसकी जब बल्क रिक्वायरमेंट होती तभी आप उसको स्टोर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स या लगभग सभी लोग मनी को सेव करते हैं, पैसे को बचाते हैं, बैंक में रखते हैं, या कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जो मनी बैंक में रखी गई है उसकी हेल्प से वो काम हो जाता है। फ्यूचर में जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन कितना भी कमा रहा हो, ठीक है, उसकी आने वाली रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा बड़ी हो सकती है। अब मैं अंबानी की बात नहीं करता हूँ, ठीक है, उनके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जो जनरल हम लोगों की बात है, अपने लोगों की बात है, तो क्या होता है भाई, थोड़ा थोड़ा पैसा अकाउंट में रखते गए, आगे चल के कोई बीमार हो गया, या किसी बच्चे की फ़ीस सबमिट करनी है, बच्चे की शादी करनी है, तो वहाँ पे क्या होता है, अचानक शादी करनी, अचानक 25 लाख रुपए चाहिए खर्च करने के लिए। मेडिकल कोई इमरजेंसी आ गई, पता चला डॉक्टर ने बता दिया कि 10 लाख रुपए का ऑपरेशन होना है। बच्चे की फीस सबमिट करनी है, पता चला उसको जो है कहीं एडमिशन दिलाना है, वहाँ पे 5 लाख रुपए चाहिए। तो कंटिन्यूअस तो 5 लाख रुपए पर मंथ सेविंग में आ नहीं रहे, तो हम क्या करते हैं, छोटा छोटा अमाउंट सबमिट करते रहते हैं बैंक में, और वो बड़ा हो जाता है। और जब लार्ज अमाउंट में पैसे की जरूरत पड़ती है तो वही अमाउंट जो हमने अपना सेव कर रखा है वही वाला लेके वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। कुछ ऐसा ही काम कंडेंसर का है। ये एनर्जी को स्टोर रखता है। जब लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती तो कंडेंसर अपनी एनर्जी को दे देता, ठीक है, और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो ये है कैपेसिटर। तो हमें लगता है कैपेसिटर आपको समझ में आ गया होगा क्या है। द डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज, ठीक है, चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैपेसिटेंस क्या है? द कैपेसिटी ऑफ स्टोर चार्ज। कोई भी कैपेसिटर कितनी चार्ज को स्टोर कर सकता है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। हर चीज की स्टोर करने की अपनी एक पावर है,
ठीक है। जैसे आपके घर में कोई ग्लास है, उस ग्लास की अपनी एक कैपेसिटी है कि उसमें 300 ml वाटर आ जाएगा। अब 300 से ज़्यादा डालोगे तो क्या होगा, वाटर बाहर चला जाएगा। उसी तरीके से हर कैपेसिटर की अपनी एक कैपेसिटी है मैक्सिमम, कि आप इसमें इतने कूलाम या इतने माइक्रो कूलाम का ही चार्ज स्टोर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपने उसमें चार्ज डाल दिया तो क्या होगा, वो कोरोना डिस्चार्ज के थ्रू, अरे वो वाला कोरोना नहीं भाई जो चल रहा है, एक कोरोना डिस्चार्ज भी होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। कोरोना डिस्चार्ज के थ्रू वो चार्ज क्या कर देता है, एयर में दे देता है। या पहले चैप्टर मैंने इसका थोड़ा सा आइडिया आपको दिया है कि कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। किसी भी चार्ज बॉडी का पे जब चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या करता है, उस चार्ज को एयर में ही थ्रो करने लगता है। जैसे स्नेक अपने पॉइजन को नहीं थ्रो करता है बार बार, उसी तरीके से जब कंडक्टर पे लिमिट से ज़्यादा चार्ज हो जाता है तो वो क्या करता है, उस चार्ज को एयर में बार बार फेंकने लगता है, थ्रो करने लगता है। इसका मतलब वो खुद ही डिस्चार्ज होने लगता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो बच्चों, हर चीज़ की अपनी एक कैपेसिटी है, उसी तरह कैपेसिटर की भी अपनी कैपेसिटी है ना। तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। अगर बेसिक में मैथमेटिकली बात करूं यहाँ पे, तो अगर कोई कंडक्टर है, वैसे तो कैपेसिटर जनरली 2 मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब एक मेटल की बात की जाए तो ये समझ लिया करो कि दूसरी वाली जो मेटल है वो इनफाइनाइट पे कंसीडर की गई, ठीक है। वरना ज़्यादातर जगह 2 मेटल ही आएंगी, 2 प्लेट आएंगी, 2 स्फीयर आएंगे, जो भी होंगे। मान लीजिए कोई एक बॉडी है किसी भी शेप की, इसको आपने कुछ चार्ज दे दिया, आपने इसको क्यू चार्ज दे दिया, और जब क्यू चार्ज देंगे तो क्या होगा, तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। क्यों भाई, पहले तो इस पे कोई चार्ज नहीं था तो नेट पोटेंशियल 0। पहले इस पे इनिशियली इस बॉडी पे क्या था, चार्ज Q 0, तो फिर V भी 0। बट अगर मैं यहां फाइनली बात करूं, ठीक है, जब हमने इस बॉडी को Q चार्ज दे दिया, तो Q चार्ज देने पर उस पे पोटेंशियल कितना आ गया, V आ गया। जितना ज्यादा चार्ज देंगे क्या, उतना ज्यादा पोटेंशियल आता जाएगा, अगर कोई आसपास के सराउंडिंग्स में चेंज नहीं कर रहे तो। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डिपेंड करता है Q पर, या मैं ये कह सकता हूं कि जो चार्ज है ये डिपेंड करेगा V पर, ठीक है। यानी कि Q बराबर क्या आ सकता है, CV आ सकता है, जहां पर C एक गिवन कंडक्टर के लिए या गिवन अरेंजमेंट के लिए कांस्टेंट होता है। इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, या फिजिक्स की लैंग्वेज में कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू हो गया Q/V, मीन्स द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या है, द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज। और इस इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की अगर यूनिट की बात की जाए तो चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलाम। V पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। बट इसको हम लोग एक सिंगल नेम से लिखते हैं फैरेड, साइंटिस्ट के नाम पर ये यूनिट है, इसको क्या लिखते हैं, फैरेड, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछ दे कि भैया 1 फैरेड की डेफिनेशन क्या है, मतलब अब हम निकालेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 फैरेड।
वैसे मैं आपको बता दूं जनरली फेरेड क्या, इसकी छोटी छोटी यूनिट ज़्यादा यूज होती हैं, जैसे माइक्रो फेरेड, मिली फेरेड, है ना। और एक माइक्रो फेरेड जो होता है वो क्या होता है, 10⁻⁻6 फेरेड के बराबर होता है, जबकि एक मिली फेरेड 10⁻⁻3 फेरेड के बराबर होता है। एक पिको फेरेड 10⁻⁻12 फेरेड के बराबर होता है। एक नैनो फेरेड 10⁻�9 फेरेड के बराबर होता है। तो फेरेड की बहुत छोटी छोटी यूनिट्स यूज होती हैं, क्योंकि कैपेसिटी किसी भी बॉडी की बहुत कम होती है, ठीक है। माइक्रो फेरेड जनरली यूज होती है। अब जैसे 1 फेरेड को हमें डिफाइन करना है, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, है क्या, अगर यहां पे Q को 1 कर दिया जाए और पोटेंशियल डिफरेंस को कर दें 1 वोल्ट, ठीक है, मतलब एक कूलाम किसी बॉडी को चार्ज दें, उसकी वजह से उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए, तो उसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, Q/V होता है तो 1/1, यानी कि C आ जाएगा 1 फेरेड। तो 1 फेरेड की क्या डेफिनेशन हो गई, इफ ऑन प्रोवाइडिंग 1 कूलाम चार्ज टू अ बॉडी 1 volt potential difference changed at the body, then the capacity of body या capacitance of body is called 1 farad। तो इसको हम लोग उसकी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बोलते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि कैपेसिटर क्या होता है, द डिवाइस which stores the charge, और कैपेसिटेंस क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। चार्ज को स्टोर करने की बात करो, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की बात करो, और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है। आगे चल के कैपेसिटर कुछ कुछ वैसा ही ट्रीट होगा जैसे आप लोग रेजिस्टेंस को ट्रीट करते आ रहे हैं। रेजिस्टेंस जान देना, क्लास 10th में पढ़ा था आप लोगों ने। एक होता था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को कंट्रोल करने के लिए, चाहे AC हो चाहे DC हो, रेजिस्टेंस का यूज हम कर सकते हैं। लेकिन जो कैपेसिटर होता है ये जनरली AC करंट को कंट्रोल करने के काम में आता है। इसको C से लिखते हैं, ठीक है। इसको ऐसे दो समान रेखाओं से बनाते हैं, दो पैरेलल इक्वल लाइन से बनाते हैं, और ये AC करंट को, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को कम करना हो तो हम इसका यूज कर लेते हैं, ये उसको कंट्रोल कर सकता है। सबसे बड़ी बात होती है जब ये AC को कंट्रोल करता है, तो केवल अगर कैपेसिटर से कहीं AC को कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए, तो वो एनर्जी लॉस नहीं करता। जबकि रेजिस्टेंस को लगा के जब भी आप कभी भी करंट को कम करना चाहेंगे तो रेजिस्टेंस अपने आप में एक एनर्जी लॉस करता है। बट कैपेसिटर AC को जब कंट्रोल करता है, उसका जब करंट की वैल्यू घटानी होती है, अगर इसको लगाया गया, केवल इसको लगाया गया, तो वो अपना एनर्जी लॉस को नहीं करता, या किसी और रेजिस्टेंस के साथ लगा तो उसका एनर्जी लॉस घटा देता, ठीक है। जबकि ये DC करंट को पास ही नहीं करता, मतलब जो कैपेसिटर होता है ये DC करंट को पास नहीं करता। इसका मतलब DC सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए भी कैपेसिटर का यूज होता है। इसके बाद एक अगला टर्म अभी हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, एक क्वाइल ऐसे पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टर। ये तीनों इलेक्ट्रिकल सर्किट के कंपोनेंट हैं, और जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये तीनों कंपोनेंट यूज होंगे और इनका हम यूज करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है जो ये इंडक्टर होता है ना, ये एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, जबकि कैपेसिटर एनर्जी को इलेक्ट्रिक के फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। AC को ये भी कंट्रोल कर सकता है, एनर्जी में लॉस कम की करके, ये बहुत कम करता है एनर्जी लॉस, और ये करंट को कंट्रोल कर सकता है। DC को ये आसानी से फ्लो कर देता है कंडक्टर, जबकि कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है। DC मतलब समझते हो, बैटरी वाली हमारी करंट, और रेजिस्टेंस में करंट दोनों पास हो सकती हैं, ये दोनों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये हमेशा एनर्जी का लॉस करते हुए कंट्रोल करता है। तो रेजिस्टेंस जब भी करंट को कंट्रोल करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, जबकि कैपेसिटर DC को पास नहीं होने देगा, AC को पास होने देगा, और AC को ये कम भी कर सकता है, ठीक है, मतलब उसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये कोई अपना एनर्जी लॉस नहीं करता, ठीक है।
इंडक्टर का भी वही काम है, ये डीसी को पूरी तरह से पास कर देता है, एज ए कंडक्टर डीसी के लिए ट्रीट करता है, लेकिन एसी को कंट्रोल कर देता है, ठीक है। और कंट्रोल करते समय ये भी एसी की कोई एनर्जी लॉस नहीं करता, बहुत माइन्यूट से एनर्जी लॉस होती है। और सबसे बड़ी बात है कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, जबकि इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कैपेसिटर की, नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों यहाँ से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटी होती है किसी कंडक्टर की या कैपेसिटर की, ये क्या होती है, C=Q/V। यहाँ से आपको दिख रहा होगा Q= आप इसको CV भी लिख सकते हैं। C तो कांस्टेंट होता है गिवन अरेंजमेंट के लिए, गिवन कंडक्टर के लिए। अगर हम Q और V का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा। अगर Q को इधर x एक्सिस में कर दिया जाए, V को y एक्सिस में, तो देखिए y=mx टाइप का है, मतलब ये कुछ ऐसा चला जाएगा ग्राफ, ठीक है। और इसकी जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी होगी वो इसके यहाँ से, एक इसके कॉट थीटा से पता कर लेंगे। भाई कॉट थीटा क्या आएगा, Q/V बेस अपान परपेंडिकुलर, चार्ज अपान वोल्टेज, और यही क्या हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो ग्राफ को देखकर भी आप कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कभी क्वेश्चन दे दिया जाए कि दो अलग अलग कंडक्टर के लिए, ठीक है, ए कंडक्टर के लिए एक ग्राफ है और बी कंडक्टर के लिए एक ग्राफ है, इधर वोल्टेज है और इधर चार्ज है, तो ए और बी में आपको ये पहचानना हो कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, जिसके लिए Q/V की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा कैपेसिटी वाला होगा। यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा होगी। अब आपको पता है कि थीटा जब 0 होता है तो कॉट की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, जबकि जब थीटा 90 होता है तो कॉट की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 90 तक जब हम बढ़ते हैं तो कॉट थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। 0 से 90 तक बढ़ने में कॉट थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, इन्फिनिटी से 0 तक। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल जितना बड़ा होता जाता है, कॉट थीटा की पूरी वैल्यू उतनी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। यही वजह है कि अगर यहां पे पूछा जाए तो जिसका वैल्यू बड़ा हो, जिसका एंगल बड़ा होगा, उसका कॉट थीटा की वैल्यू कम होगी, यानी कि उसकी कैपेसिटी भी कम होगी। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि अगर ए और बी दो अलग अलग मटेरियल थे या दो अलग अलग कंडक्टर थे, ए के लिए QV का ये ग्राफ था, बी के लिए ये ग्राफ था, तो जिसमें थीटा बड़ा होगा उसकी कॉट थीटा यानी कि कैपेसिटी की वैल्यू छोटी होगी। तो किसकी कैपेसिटी छोटी होगी भाई, देखिए ए का थीटा इतना बड़ा है और बी का थीटा इतना बड़ा है, तो किसकी थीटा जो है बड़ी है। तो हम देख रहे हैं कि थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए। इसका मतलब ये हुआ कि कॉट थीटा ए ये बड़ा होगा कॉट थीटा बी से। क्यों, थीटा जितना बड़ा होगा कॉट थीटा उतना डाउन होगा, तो इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब कैपेसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कैपेसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो अगर दोनों को सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दिया जाए तो जिसपे कम वोल्टेज होगा, अगर दोनों को एक ही जगह सेम अमाउंट चार्ज दिया जाए जिसमें वोल्टेज कम होगा उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जिसका वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा उसकी कैपेसिटी कम होगी, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और ध्यान रखिएगा बच्चों, कि जो कैपेसिटी होती है ना कैपेसिटर की, वो ना तो Q पर डिपेंड करती है और ना तो V पर डिपेंड करती है। किसी मटेरियल की, किसी कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है वो ना तो Q पे डिपेंड करती है और ना तो V पे, ये डिपेंड करती है Q/V पे।
तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक कंडक्टर है, उसको हमने 2 कूलाम चार्ज दिया, उसकी कैपेसिटी C है, और अचानक उसको हम 4 कूलाम चार्ज दें सेम कंडीशन में, तो उसकी कैपेसिटी कुछ और हो जाए ना, वही है। क्योंकि जितना आप चार्ज को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। चार्ज को डबल करेंगे वोल्टेज भी डबल हो गया, कट के फिर वही आंसर आ जाएगा। तो कैपेसिटी ना तो Q पे डिपेंड करती है ना तो V पे, मतलब दोनों से इंडिपेंडेंट होती है। ये डिपेंड करती है Q/V पर। ये किस पर डिपेंड करती है? Q/V, मतलब इनके रेशियो पर। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो कैपेसिटी होती है कंडक्टर की, वो मीडियम पे आसपास वाले पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो आसपास डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा उसके, उस पर वो डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी ये भाई आगे चल के हम समझेंगे। साथ ही साथ वो उस कंडक्टर के साइज पे, ठीक है, उस कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करेगी, ध्यान रखिएगा। तो मतलब कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है उसके साइज पे डिपेंड करती है, शेप पे डिपेंड करती है, उसके सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करती है, बट चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती। अब आप इसको नोट कर। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, मींस कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर ऐसे रख दिया जाए, इकलौता ऐसे एक हो, सिंगल। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी ये हमको फाइंड करना। तो मान लेते हैं एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस R। पहले इस पे कोई चार्ज नेट नहीं था। अब हम क्या करते हैं कि इसको +Q चार्ज दे देते हैं। बच्चों, चाहे ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो, चाहे ये शेल हो, मींस अंदर से खाली हो, दोनों ही केस में जब चार्ज प्रोवाइड करेंगे Q चार्ज, तो वो कहाँ जाएगा? इसके पूरे सरफेस पर जाएगा। और जब ये चार्ज देंगे तो इसके सरफेस पर एक पोटेंशियल भी जनरेट हो जाएगा। तो पहले पोटेंशियल कितना था? 0। चार्ज देने के बाद इस पे पोटेंशियल कितना हो गया? मान लीजिए V पोटेंशियल डेवलप हो गया। तो चार्ज हमने कितना दिया? Q, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना हो गया? मतलब पोटेंशियल कितना हो गया? V हो गया। तो बच्चों, हमको ये पता है कि स्फेरिकल कंडक्टर के लिए अगर मैं बात करता हूं तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो V = फार्मूला क्या होता है? किसी स्फेयर के सरफेस के पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। तो ये पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। जब ये पोटेंशियल हो गया, ठीक है, तो कैपेसिटी कितनी होगी? सोचिए। तो ये कैपेसिटी हो जाएगी यहां से बेटा C = Q/V। तो याद रखना, जहां कहीं भी कैपेसिटी निकालनी होगी वहां पे आपको सिंपल सी बात है, चार्ज प्रोवाइड करना होगा। उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल जनरेट जो होगा वो निकाल लेंगे और C = Q/V कर देंगे। हमेशा कैपेसिटी निकल आएगी। हर डेरिवेशन में यही काम करना। तो C = हो गया Q/V। तो देखिए Q, ठीक है, तो Q तो ऐसे ही रहेगा, V की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आया अपान में? Q अपान, और ये 4πε0R ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आएगा ना, तो वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए नीचे वाली चीज। तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या? यहां से कैपेसिटी बचेगी 4πε0R। ठीक है, ये कैपेसिटी आ गई। यहां से हमको ये पता चला कि किसी भी स्फीयर की जो कैपेसिटी होती है C, ये डिपेंड करती है उसकी रेडियस पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर स्फीयर की रेडियस बड़ी हो जाए तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटी बढ़ जाएगी। रेडियस छोटी हो जाए तो क्या होगा? कैपेसिटी घट जाएगी। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे कहा जाएगा कि एक छोटा सा स्फीयर है, एक बड़ा सा स्फीयर है, इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है, और दिया होगा कि R2 = R1। तो पूछा जाएगा किसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी? तो भाई सीधी सी बात है,
हमने देखा C प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि C2 मीन्स इसकी जो कैपेसिटी है C2 वो ज़्यादा होगी किससे, C1। ठीक है, कभी अगर इनका रेशियो निकालने को आ जाए तो क्या निकालोगे, रेशियो C1/C2 निकालने को आ जाए तो भाई C1 को क्या लिख सकते हैं, 4πε0 R1, ये पहले कैपेसिटर की, पहले स्फीयर की कैपेसिटी हो गई। ये C2 बराबर क्या हो जाएगा, 4πε0 R2, ये दूसरे स्फीयर की कैपेसिटी हो गई। तो C1/C2 कितना आएगा, 4πε0 R1 अपान 4πε0 R2। दिस इंडिकेट C1/C2 इज इक्वल टू R1/R2। ये आंसर आ जाएगा जब पूछा जाएगा कि इन दोनों कैपेसिटी स्फीयर्स की कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम देखते हैं कि 1 मीटर का अगर स्फीयर ले लिया जाए तो उसमें कितनी कैपेसिटी होगी, ये सब हम चेक करेंगे। अब जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए यहाँ पे बच्चों कि ये बताइए कि अगर किसी स्फीयर की रेडियस 1 मीटर है, ठीक है, क्वेश्चन है इफ रेडियस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर इज 1 मीटर then find its capacity। कौन सी कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। ठीक है, मीन्स कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। तो भाई सीधी सी बात है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमको पता है C = 4πε0 R, ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए बच्चों, R यहाँ पे दिया है आपको 1 मीटर और 4πε0 आपको दिया है, पता है ये 9 × 10⁹ ठीक है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1/4πε0 होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तो उसका उल्टा कर दिया तो ये आ गया। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो C कितना निकलेगा, 1/9 × 10⁹ इंटू 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सोचिए 1 1 1 1, जब तक निकाल पाए निकाल लीजिएगा। ठीक है, लिखते रहिएगा। ठीक है, जितना लिख पाए, कई लोग कहते हैं नहीं हम तो 100 बार लिखेंगे, लिखो 0.1111। ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, -9। ठीक है, फैरेड। 10 की पावर कितना आ गया, -9 फैरेड। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 111, अभी और 1 लिख देते, 1 ठीक है, इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -12 फैरेड। यानी कि C हो जाएगा 111.1 पिको फैरेड। तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, 111.1 पिको फैरेड। ये आंसर आ जाएगा। अगर 1 मीटर रेडियस का कोई स्फीयर है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी कंडक्टिंग स्फीयर की, ये होगी 111 पिको फैरेड, मीन्स 10 की पावर -12 फैरेड। कितनी छोटी हो जाती ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट करते हैं बच्चों। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर अर्थ को ही एक कंडक्टिंग स्फीयर मान लिया जाए, सोचिए अर्थ को हम क्या सपोज कर लें, एक कंडक्टिंग स्फीयर सपोज कर लें। सपोज कर लिया ऐसा कि ये पूरी कंडक्टर है, ठीक है, कुछ लोहे की बनी है पूरी, मतलब कुछ ऐसा सपोज कर लो, कंडक्टर है पूरा। ठीक है, तो इस अर्थ की, मतलब एक ही अर्थ है, इसके हमारी अर्थ की कैपेसिटी कितनी होगी, सोचिए। तो बच्चों अर्थ की रेडियस तो आपको पता है क्या होती है भाई, 6400 किलोमीटर अप्रॉक्स, यानी कि 6.4 × 10⁶ मीटर ये अर्थ की रेडियस है। हमको अर्थ की कैपेसिटी बतानी है जब हमने सपोज कर लिया कि अर्थ क्या है, एक कंडक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है। तो बच्चों C बराबर क्या आ जाएगा, 4πε0 R।
तो इसकी कैपेसिटी क्या आ जाएगी 4πε0 RE। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या आएगा 1/9 × 10⁹ अभी हमने समझा। RE कितना है 6.4 × 10⁶ मीटर, 6.4 × 10⁶, यानी कि कैपेसिटी आ जाएगी, ये ऊपर जाएगा देखिए 10 की पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा 7,111, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे 7,111 × 10⁻³ ये फैरेड आ गया। यानी कि ये भी देखिए 1 फैरेड से कम आया, ठीक है। यही मैं कह रहा था कि जो कैपेसिटी है इसकी छोटी यूनिट ज़्यादातर यूज करते हैं, यानी कि C बराबर आ जाएगा 711.1 × 10⁻⁶ फैरेड, या हम कह सकते हैं 711.1 माइक्रोफैरेड। तो कैपेसिटी ऑफ अर्थ व्हेन वी एज्यूम अर्थ लाइक कंडक्टिंग स्फीयर, तो उस समय जो कैपेसिटी आएगी वो क्या आएगी 711 माइक्रोफैरेड। ये कैपेसिटी आएगी किसकी अर्थ की, जब अर्थ को एज ए कंडक्टर ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटर्स को और अच्छे से पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।